सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस। एंड हमने अपनी 2025 की तैयारी जो है वो बेसिक मैथ से स्टार्ट करी थी, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम फिजिक्स की करते हैं तो हमें बेसिक मैथ की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अब हम पहुंच गए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर, बिकॉज जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत सारी क्वांटिटीज हमें यूज़ करनी पड़ेगी एंड मल्टीपल टाइम्स अगर हम एक अप्रोच अगर यूज़ करें, डायमेंशंस के थ्रू देखें, तो बहुत सारे ऑप्शंस को हम इजीली मार्क कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर को यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो दूसरे चैप्टर के हैं उसको वैसे ही मार्क कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज, है ना। तो चलिए आज बेसिकली इस क्लास में हम क्या काम करेंगे, दो काम करेंगे, डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। यही दो काम हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपको मिल जाएगा कि दो क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, अगर हम ट्रेंड की बात करें कि कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम यहां पर बात करते हैं कि आपको ये पता है कि हमने सबसे पहले क्या किया था कल लास्ट क्लास का। अगर मैं क्विक रिकैप करा दूं आपको, तो हमने देखा था कि कभी भी हम किसी क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं, है ना, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय उसकी यूनिट। ये हमारे पास होती है। ठीक है, अब जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास है, अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब कि हमारे पास उस क्वांटिटी में यूनिट भी होनी चाहिए। क्या बात समझ रहे हैं? जिस भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हमारे पास यूनिट होनी चाहिए। रेशियो हमारे पास क्या होते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं। रेशियो में कोई यूनिट हमारे पास होती नहीं, अभी हम इसकी और डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको हम फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब हमारे पास है बेस, इनको बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। ये एक तरीके से बेस की तरह एक्ट करती है। जैसे आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं ना इंग्लिश में, ए बी सी डी, इस तरीके से ए टू जेड आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं। एंड यूजिंग दोस 26 अल्फाबेट्स, मैं मानता हूं कि दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही है उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, एंड वर्ड्स तो छोड़िए, वर्ड्स तो फिर भी लिमिटेड हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी सेंटेंसेज इन विच यू कैन यूज, और सारे के सारे सेंटेंसेस को भी आप यहां पे लिख नहीं सकते हैं। किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा जो मैं अभी बोल रहा हूं, क्या किसी बुक में ऐसे लिखा होगा कि ऐसे बोल सकते हैं आप? नहीं ना। उसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो दिस इज दी वे कि हम कैसे काम करते हैं। हम एक छोटा सा बेस लेते हैं, उस बेस के कुछ रूल सेट करते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ये एक तरीके से बेस की तरह एक्ट करती है। एक्ट्स लाइक अ बेस, इट एक्ट्स लाइक अ बेस, एक्ट्स लाइक अ बेस, इट एक्ट्स लाइक अ बेस। ठीक है, हमारे पास अगर मैं बात करूं कि एसआई सिस्टम जो था उसमें अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हैं, एमएलटी एमएलटी, और बीच में हमारे पास सी। एमएलटी एमएलटी बीच में सी। क्वांटिटी हमारे पास क्या है, मास। क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मास, लेंथ, टाइम। यहां पे हमने बोला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट हमारे पास थी कैंडला। जैसे एक कैंडल होती है ना, कैंडल कितनी रोशनी दे सकती है, बेसिकली उससे हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन से शो करते हैं। और ये हमारे पास था करंट। ठीक है, सो ये बेस क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। भाई लेंथ की यूनिट आपके पास क्या क्या हो सकती है? लेंथ की यूनिट अगर मैं मान के चलूं तो लेंथ की यूनिट हमारे पास कुछ भी हो सकती है ना। अगर लेट्स से कि मैं लेंथ बोलता हूं, तो लेंथ अगर मैं बोल रहा हूं तो लेंथ की यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। यूनिट्स इसकी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, इवन फीट हो सकती है, इंच हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हम चले जाते हैं कई बार। सो लेंथ की यूनिट्स आपके पास कुछ भी हो सकती है। इवन एक अगर मैं बोलना चाहूं तो आपके पास लाइट ईयर,
है ना, कई बार इस लाइट ईयर को पूछ लेते हैं कि लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है। तो लाइट ईयर हमारे पास क्या है, लेंथ की यूनिट है ना, कितनी एक लाइट को जो 1 साल लगता है तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, डेट इज लाइट ईयर। सो लेंथ की यूनिट्स बहुत सारी है। अब इस यूनिट्स को अलग अलग जगह पर साइंटिस्ट ने कोशिश करी कि हम यूनिफिकेशन पर आ जाएं। जैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई आपको फिजिक्स अगर पढ़नी है तो हमसे पढ़ लें, बट कितनी ही कोशिश कर लीजिए, लोग जो हैं वो अलग 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 जगह जाके पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही साइंटिस्ट ने सोचा कि चीजों को यूनिफाई किया जाए, एंड चीजों को यूनिफाई करने की जब कोशिश करी गई तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट्स का यूज होता था। इवन अब अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में भी आप अगर जमीन खरीदते हैं तो कई जगह गज में जमीन बिकती है, कई जगह यार्ड्स में बिकती है, कई जगह स्क्वायर फीट में बिकती है, कई जगह स्क्वायर मीटर में बिकती है, तो बहुत सारी थी। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी कि चीजों को यूनिफाई कर दिया जाए, बट वो चीजें यूनिफाई नहीं हो पाई। तो यूनिफाई नहीं हो पाई, साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम यूनिट्स का यूज करते हैं, बट अगर मुझे किसी क्वांटिटी को ही समझना है कि ये क्वांटिटी क्या होती है, तो हमारे लिए ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि वो यूनिट हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वांटिटी को फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इस क्वांटिटी को कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीजें हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और साइंटिस्ट ने यही काम करना स्टार्ट किया। ठीक है एल्विना, गुड मॉर्निंग। तो अब हमारे पास हम आते हैं डायमेंशंस पर। अभी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पीछे क्विक रिकैप करा रहा था एल्विना। तो अब डायमेंशंस हमारे पास क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने मूवीज बहुत देखी होगी, है ना, और या फिर मैं बात करूं कि आपने 1D सुना होगा। एक 1D होता है, एक चीज 2D होती है, एक चीज आपने 3D सुना होगा, इस तरीके से। तो मैं 1D बोल रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी क्वांटिटी अगर ले रहे हैं तो आप उस क्वांटिटी को सिर्फ एक ही चीजों को यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को ले रहा हूं, तो मेरे पास अगर मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में ही हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, तो डेट इज नोन एज वन डायमेंशन। अगर मैं मोशन को ऐसे लूं कि मेरे पास मोशन जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस में ही हो रहा है, डेट इज नोन एज वन डायमेंशन। या फिर ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही हो रहा है, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा किसी भी एंगल पर चल रहा हो, बट एक ही लाइन में हमारे पास चले, एक ही लाइन में हमारे पास चले, है ना, आगे पीछे कैसा भी चले बट एक लाइन में हमारे पास चले। ये भी हमारे पास क्या होगा, वन डायमेंशन। दैट मींस कि मुझे अगर उस मोशन को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, लेंथ की या कुछ भी चीज, एक चीज, अगर एक लाइन में चल रहा है। अगर मैं 2D वाले की बात करूं जिसको हम टू डायमेंशन कहते हैं, तो टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन में हमारे पास प्लेन आ जाता है। प्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सेस होता है। जब हम दो एक्सेस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो हमारे पास प्लेन बनाता है। ठीक है, जैसे एक मैंने यहां पे एक टेबल बनाया, तो टेबल एक प्लेन है। टेबल क्या है हमारे पास, टेबल एक प्लेन है। टेबल को मैं प्लेन अगर बोलना चाहूं तो आपको मैं ऐसे एक स्टैंडर्ड लेके चलूंगा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो ये मेरे पास जो है ये एक्स वाई प्लेन है। दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और इस तरफ अगर मैंने क्या बनाया, इधर अगर मैंने जेड एक्सिस बना रखा है, और मैं यहां पर एक काम करूं कि ऐसे किसी चीज को खड़ा कर दूं, ठीक है, एक्सिस मेरे पास वही है, सो ये मेरे पास हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा वाई जेड प्लेन, और किसी चीज को अगर मैं सामने की तरफ खड़ा कर दूं तो मेरे पास वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन हमारे पास दो चीजों के रहते हैं, तो हम इसको प्लेन की बात करते हैं। और जब मैं अगर सिर्फ लेंथ की ही बात कर रहा हूं, कि लेंथ में अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं, लेंथ में अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं, पहले उसको ले लेते हैं, पहले मैं आपको 3D भी समझा देता हूं, फिर इसके बाद आगे मैं चीजों को एक्सटेंड करूंगा। थ्री डायमेंशन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास एक पूरे का पूरा वॉल्यूम आता है, एक स्पेस कवर करता है। जब हम एक स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड का है हमारे पास, एक वॉल्यूम को कवर किया जाता है। ठीक है,
तो आपके पास एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई एक्सिस भी आएगा, जेड एक्सिस, तीनों का यूज आपके पास होगा यहां पे। एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास जैसे वॉल्यूम रहता है किसी चीज का, हर जगह हमारे पास वो चीज रहेगी, तो उस चीज को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब मैं यहां पे बता रहा हूं, मैंने सिर्फ अभी जो आपको कंसिडर किया, तो आपने 3D मूवी भी देखी होगी, राइट। आपने एक 3D मूवी भी देखी होगी। अगर 3D मूवी की हम बात करें, तो 3D मूवी में क्या होता है, आपके पास यहां पे मैंने माना कि एक स्क्रीन होती है। ये आपके पास मैंने मान लिया कि मूवी की स्क्रीन है। ये स्क्रीन में एक्स एक्सिस, ये स्क्रीन का वाई एक्सिस, और आप जहां पे बैठे हो वहां पर भी हमारे पास ये चीजें मूव होने लग जाती है। इसको मैंने मान लिया कि मेरे पास ये जेड एक्सिस। भाई 3D कोई मूवी अगर हमारे पास चल रही है तो क्या होता है कि हमारे पास हमें वहां पे फील आनी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो ये हमारे पास ऐसा काम होगा कि आप 3D मूवी देख रहे हैं, 3D ग्लासेस आपने लगा रखे हैं, विजन लगा रखे हैं, और आपको फील आ रही है ना। कोई मूवी देखी है एलवीना तुमने 3D मूवी? अगर देखी हो तो बताओ, यहां पर कमेंट करो। तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, यानी कि एक्स वाई प्लेन से बाहर निकलती हुई हमें दिख रही है। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। एक बार मतलब हमारा जो ऑफलाइन सेंटर था उसमें मैंने ऐसे ही बच्चों को बोला कि वो कह रहे थे सर मैं मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब जो वीआर बॉक्स रहते हैं उनको भी दिखा देता था। मैंने ऐसी मजाक में बोला कि भाई एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ना 3D डॉल दिखाने लेके चलूंगा। डॉल म्यूजियम था आईटीओ में, जो आईटीओ है दिल्ली में, आईटीओ है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास में। तो वहां पर क्या है, डॉल म्यूजियम है। तो मैंने उन्हें ऐसी मजाक में बोला, मैंने कहा 3D डॉल म्यूजियम में लेके चलूंगा तुम्हें। तो खुश हो गए कि ये सर 3D। फिर जब वहां पे देखा तो बहुत सारी डॉल थी, अलग अलग कंट्रीज में जो डॉल्स बनती हैं वहां पे वो डॉल्स रखी हुई थी। तो वो मुझे बोले कि सर ये 3D कैसे है? मैंने बोला भाई 3D तो देखते हैं हम। भाई नॉर्मली हमें लाइफ में हम क्या चीज देख रहे हैं, हम 3D तो देख रहे हैं। जैसे अगर किसी भी रूम में आप बैठे हैं तो आपको ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सारी चीजें दिख रही है, डेट मीन्स वो 3D ही दिख रहा है आपको। तो जो मूवीज है वो आपको क्या देख रही है, एक रियल चीजें दिखाने की कोशिश कर रही है। तो हम अगर यहां पे बात करें कि ये हमारे पास चीजें हैं, तो मैंने यहां पे लेंथ के लिए बात करी कि लेंथ में अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे 1 डायमेंशन की बात करनी है, 2 डायमेंशन की बात करनी है, 3 डायमेंशन की बात करनी है, तो अल्टीमेटली मैं कर क्या रहा था, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने सिर्फ लेंथ की ही बात करी तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 1 डायमेंशन में मुझे सिर्फ लेंथ की रिक्वायरमेंट है। 2 डायमेंशन में अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे एरिया की रिक्वायरमेंट है, और अगर 3D में मैं बात कर रहा हूं तो मुझे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। लेंथ की ही मैं बात कर रहा हूं कि एक लेंथ, एक स्ट्रेट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ का 1D पार्ट लेंथ होता है, लेंथ का 2D पार्ट एरिया होता है, लेंथ का 3D पार्ट हमारे पास वॉल्यूम होता है। अब आप वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला लिखिए, कोई भी फॉर्मूला, आप वॉल्यूम का मुझे कोई भी फॉर्मूला बताइए। अगर मैं बोलता हूं कि सिलेंडर का आपके पास क्या होता है, सिलेंडर का, अरे पढ़ा है 10th क्लास में, याद होगा। अगर मैंने मान लिया कि इसकी हाइट हमारे पास h है और रेडियस इसकी r है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, इसका रहता है पाई r स्क्वायर h। आप देखेंगे यहां पे तीन चीजें लेंथ की मल्टीप्लाई हो रही होगी। आर स्क्वायर और एच जो आपके पास है, तीन चीजें जो है वो लेंथ की मल्टीप्लाई आपके पास हो रही है। एल, अगर मैं सिर्फ लेंथ को अगर मैं एल से शो कर दूं कि लेंथ मेरे पास एल है, इससे मैं अगर उसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास एल की पावर क्यूब है। कोई कहेगा सर आपने मजाक कर दिया, आपने इसका लिया, आप दूसरे का लीजिए। मैं कहता हूं चल ठीक है भाई, क्यूब का ले ले। अगर क्यूब है, क्यूब की साइड सारी ए है, तो इसका वॉल्यूम बताओ कितना होता है? इसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है, यानी इसको भी मैं लिख सकता हूं लेंथ का क्यूब। अरे मैं कह रहा हूं एरिया बता दो, ये छोड़ो, एरिया बता दो। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ही निकाल के बता दो कि एरिया आपके पास क्या रहेगा। अगर मैंने सर्कल का एरिया ले लिया, अगर मैंने सर्कल का एरिया ले लिया और सर्कल का हमारे पास ये रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होता है आपके पास? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ो। यहां पे अल्टीमेटली क्या हुआ, एल का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, लेंथ का स्क्वायर है।
सो डायमेंशन, अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूं तो डायमेंशंस का मतलब हमारे पास होता है कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आपने जो पावर लगा रखी है ना, जो पावर आपने लगा रखी है, यही आपके पास क्या है, डायमेंशन है। यही आपके पास क्या है, डायमेंशन है। अगर मैं एल स्क्वायर लिख रहा हूं, जैसे एल स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो ये मेरे पास क्या है, 2D है। अगर मैंने एल क्यूब लिखा तो ये मेरे पास क्या है, 3D है, 3 डायमेंशन का है। क्या इस बात को समझ रहे हैं? तो आपको आई होप चीज समझ में आ रही होगी कि अब वॉल्यूम के फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर मैं डायमेंशन की बात करूं कि वॉल्यूम का असली में डायमेंशन क्या होगा, यानी मुझे वॉल्यूम अगर निकालनी है किसी भी चीज की तो मुझे कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है लेंथ में, फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्वांटिटी हमारे पास रहती है किस चीज की, क्या चीज रहेगी, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। यानी लेंथ की मेरे पास क्यू पावर हो जानी चाहिए। क्या इस बात को समझ रहे हैं? जल्दी बोलिए, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है अलविना? आइए आगे आते हैं। ये तो बात हुई डायमेंशन की कि डायमेंशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, क्योंकि कई बार हमें इक्वेशन का ही यूज करना पड़ता है। कहीं पर भी अगर इक्वेशन वर्ड आता है तो इक्वेशन या फॉर्मूले की हम बात करें तो इक्वेशन का मतलब होता है कि दैट मींस कि आई एम इक्वेटिंग इट विद समथिंग, कि मैं इसको किसी चीज से इक्वेट कर रहा हूं। तो इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगी, राइट हैंड साइड होगी, और फिर हम किसी चीज का फॉर्मूला लिखेंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमारे पास काफी सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे पास स्पीड है और स्पीड को मैं इक्वल कर रहा हूं कि स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप मान लीजिए कि स्पीड का फॉर्मूला, मतलब स्पीड तो लोगों को पता ही है कि स्पीड क्या होती है, भाई तेजी है स्पीड, जितनी तेज आप चल रहे हैं, आप रोड पे जितनी तेज चलते हैं वही हमारे पास स्पीड है। और स्पीड को कई जगह हम यूज करते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड के अभी हम यूज करते हैं कि राइटिंग स्पीड आपके पास कितनी है। मैंने माना कि हमारे पास रोड है और आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, आप यूएस चले गए, लेट अस से कि आप यूएस में डॉक्टर बन गए। बहुत लोगों का सपना रहता है कि यूएस में डॉक्टर बन जाए, है ना। और हमने माना आप यूएसए में हैं। यूएसए वाले पता है आपको क्या कहेंगे, माइल्स पर आवर। वहां पे जो स्पीड्स बोली जाती है डेट दे यूजली स्पीक्स इन माइल्स पर आवर, ऐसे बोलते हैं कि स्पीड चल रही है माइल्स पर आवर। आप इंडिया में हैं, इंडिया में किलोमीटर पर आवर। आप किसी से पूछ लो कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 की स्पीड चल रही है। 20 कौन क्या स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर है। कोई बोले 60 किलोमीटर पर आवर। जो आपको इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं बात करूंगी जो गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट रहता है, स्पीडोमीटर जो रहता है, वो आपको कैसे दिखाता है, तो ऐसे दिखाता है। यानी कि डिफरेंट रीजन डिफरेंट स्पीड हमारे पास आ रही है। अलग अलग रीजन में अगर मैं जाऊंगा तो अलग अलग स्पीड दिखेगी। साइंटिस्ट को अलग अलग चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड यही मुझे माइंडसेट आपका सेट करना है कि साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। हम साइंस पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हमें चीजें यूनिफाई कर पाए। आपको अगर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अगर अलग अलग दिखेगा, डेट मीन्स कि आप साइंटिफिक वे में नहीं पढ़ रहे हैं। आपको चीजें सेम दिखनी चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मुझे सिमिलर चीजें दिखती है, मैं सोल्व कर देता हूं। नई चीजें दिखेगी मेरे लिए भी वो नहीं है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे पास चीजें क्या है, यूनिट्स अलग अलग हो रही हैं। दीज आर द यूनिट्स। तो यूनिट्स को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और यूनिट्स को अवॉइड करके हम क्या करते हैं, इसी को यूनिट्स को अवॉइड करके हम ये मानते हैं कि हम इसको इसकी फिजिकल क्वांटिटी में लिखें। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास लेंथ इसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और यहां पे हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। ये डिस्टेंस की यूनिट्स थी, ये डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये बात समझ रहे हैं? ये डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटी है कि लेंथ, डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, टाइम तो टाइम ही हमारे पास होता है। तो ये मैंने यहां पे चेंज कर दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम आई। अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं
तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी या यूनिट लिखी? इसके लिए भी एक सिंबल होता है भाई, इसके लिए भी एक सिंबल होता है। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर का सिंबल क्या होता है। मैं पहले जब छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि ये डॉक्टर का सिंबल होता है ऐसे करने वाला। फिर जब मैं बड़ा हो गया अब मुझे पता लगा डॉक्टर का सिंबल तो ये नहीं होता। क्या ये डॉक्टर का सिंबल होता है? आप बताइए एल्विना, क्या ये डॉक्टर का सिंबल होता है? ये हमारे पास डॉक्टर का सिंबल नहीं होता। ठीक है, सो अब हम यहां पर कोई दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, डेट मींस कि मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं, यूनिट्स को नहीं ले रहा हूं। तो इसके लिए मैं एक सिंबल यहां पर यूज करता हूं, और वो जो सिंबल हम यहां पे यूज करते हैं इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। डेट मींस कि मैं अब यहां पर इस चीज के डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, इसको फिजिकल क्वांटिटीज में लेने की स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसी को, स्पीड को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये जो स्पीड हमारे पास है डेट इज, लेंथ को मैं एल लिख दूंगा। ठीक है, लेंथ जो मेरे पास है इसको मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा। टाइम जो मेरे पास है इसको टाइम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, मैं टाइम को नीचे ही रखता हूं। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल टी माइनस वन। अच्छा, आप किस चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत सिंपल है। किस चीज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिक्स है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं तो ये हमारे पास है एमएलटी, एमएलटी और बीच में टी। तो क्या क्या चीजें यूज करेंगे? एम अगर हमारे पास है, अगर एम की मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए हम लिखते हैं सिर्फ एम, मास है। लेंथ के लिए लिखते हैं एल, टाइम के लिए लिखते हैं टी, करंट के लिए हम लिखते हैं एम्पेयर। ठीक है, ये जो मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था हमारे पास, इसके लिए लिखते हैं मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके पास थी कैंडला, टेम्परेचर आपके पास था केल्विन। तो बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहेगी फिजिकल क्वांटिटीज के। अगर मुझे डायमेंशन शो करने हैं, ये मेरे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इनके डायमेंशंस अगर मुझे शो करने हैं तो इनके डायमेंशंस के सिंबल्स हमारे पास मैंने यहां पे लिख दिए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के सिंबल्स जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है एल्विना, क्या सिंबल क्या होता है? सिंबल डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर सिंबल नहीं होता है। डॉक्टर सिंबल नहीं है, वो सांप देखा, सांप ऐसे करके सांप से बने रहते हैं, जो ऐसे करके ऐसे सांप नहीं बने रहते, वो है सिंबल। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या ये समझ में आई बात? ये पेज क्लियर है? पेज बाय पेज हम करते रहेंगे, आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन, कि भाई हमने कौन सी बेस क्वांटिटी ले ली है, हमने कौन सी बेस क्वांटिटी ली है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी थी जिन चीजों को हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब कैसे हम बेस क्वांटिटीज को लिखते हैं, पहले उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, चलिए। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन मतलब बहुत सालों से मैं अपनी उसमें करवा रहा था, क्योंकि ये एच सी वर्मा बुक का है। एच सी वर्मा बुक आप जानते हैं बहुत पुरानी है, और मैं ये क्वेश्चन करवाता ही था। और आप देखेंगे 2022 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ठीक है, हाँ सर्च करके बताइए एलविना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो हमारे पास है वो क्या होती है? अगर मैंने यहां पे लिखा है कि कोई क्वांटिटी हमारे पास है जिस क्वांटिटी के पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? नेवर हैज अ यूनिट, क्या उसके पास कोई यूनिट भी नहीं होगी? ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमारे पास ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें हमारे पास रहेगी हम उनके डायमेंशंस निकालेंगे, बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज आपको बता ही दूं कि हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी कि जिनके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, नो डायमेंशन,
तो किसी का डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल एक रेशियो होगा, सिंपल एक रेशियो होगा। एग्जाम्पल ऐसा क्या हो सकता है हमारे पास, ऐसा क्या हो सकता है भाई, मैं बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मैं बोल सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, जैसे कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक लाइट रे है, ये मीडियम 1 में है और लाइट रे हमारे पास मीडियम 2 में एंटर कर रही है, तो मुझे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विद रेफरेंस टू 1, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, ऊपर जो भी हमारे पास साइन बनेगा, नीचे जो हमारे पास साइन आर बनेगा। आप देख रहे हैं ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी तो कट हो जाएगी। ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। क्या डायमेंशनलेस की कोई यूनिट है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, देयर इज नो यूनिट। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहीं पर एक और दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होती है, जितने भी कांस्टेंट टर्म्स होती है, कांस्टेंट टर्म्स कैसी टर्म्स भाई, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास पाई है, तो पाई, तो पाई आपके पास क्या है 3.14, है ना। मैंने आपको बोला कि 7 आपके पास है, 7 तो नंबर ही है। कांस्टेंट टर्म्स की मैं बात कर दूं या नंबर्स की बात कर दूं, तो इनकी भी क्या यूनिट होती है? इनकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। बट अगर मैं आपको इसी में एक चीज और बोलूं, मैं आपको इसी में एक चीज, अरे चल जा भैया, मैं आपको इसी में एक चीज और बोलूं कि अगर हमारे पास यहीं पर, यहीं पर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर मैंने नाम दिया कि एंगल्स का या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, चलो पहले एंगल्स ही ले लेते हैं। एंगल्स अगर मैंने नाम ले दिया कि मेरे पास एंगल्स हैं, तो एंगल्स हमारे पास दो एंगल्स होते हैं। एक एंगल हमारे पास होता है नॉर्मल एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, और एक सॉलिड एंगल की बात करेंगे, ठीक है, दोनों की ही बात कर लेते हैं। तो एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, और इसकी यूनिट हमारे पास होती है, इसकी यूनिट आपके पास होती है, यूनिट क्या रहती है? रेडियन, रेडियन डिग्री, इस तरीके से रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारे पास एंगल की होती है। सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड एंगल हमारे पास क्या होता है? सॉलिड एंगल को सिग्मा से शो करते हैं, ये हमारे पास होता है एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इसकी भी यूनिट हमारे पास होती है, इसकी यूनिट हमारे पास रहती है स्टेरेडियन। ठीक है, सो ये आपके पास है। तो यहां पे हमारे पास ये देख रहे हैं कि हम ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो है, नो डायमेंशन, इसके कोई भी डायमेंशन नहीं है ना, क्योंकि एल बाय आर आपके पास वो है कि डायमेंशन तो है नहीं, तो डायमेंशन नहीं है, बट यूनिट इसकी हो सकती है। डेट मीन्स की जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है, बिल्कुल सही बताया तुमने अलविना, हमारे पास मे हैव अ यूनिट, कि हमारे पास यूनिट इसकी हो सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा, मे हैव अ यूनिट, किसकी यूनिट हो सकती है। और इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे, तो हमारे पास स्टे रेडियन और जो ये हमारे पास रेडियन रहता है, ये है। चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए। यूनिटलेस क्वांटिटी, कि हमारे पास कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। एक यूनिटलेस क्वांटिटी आपके पास है जिसकी कोई यूनिट नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? नो यूनिट। या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास रेशियो है, नो यूनिट, या मैं बोल सकता हूं कि वी हैव सिंपल रेशियो, है ना। तो आपको उसको बताना है कि नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। एल्विना, आंसर चेंज कर दिया था पिछली बार, अब की बार बताओ। अ यूनिटलेस क्वांटिटी अगर पूछा गया है, तो हमारे पास क्या चीज रहेगी, इसका आंसर क्या रहेगा?
अरे जल्दी बोलो। सिंपल ही तो है। एग्जाम्पल बताओ। अगर तुम बोल रही हो कि मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी हमारे पास जो यूनिटलेस है बट उसका डायमेंशन हो? बताओ। मे अगर तुमने बोल दिया है कि अगर तुम सी कह रही हो, तो एक एग्जांपल बताओ उसका। अगर हमारे पास कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिटी नहीं है, तो उसका डायमेंशन भी हमारे पास नहीं होगा। नेवर हैज अ डायमेंशन। एक भी एग्जांपल बता दो तुम। बताओ जल्दी। नेवर हैज अ डायमेंशन। बताइए अलविना। एग्जाम्पल बताओ एक कोई भी। क्या समझ में आ गया है, या इसे और एक्सप्लेन करूं मैं कुछ एग्जांपल्स और देके? ओ, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, अब हम डायमेंशंस निकालते हैं किसी। बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास हो सकती है जिसमें डायमेंशंस निकालने के लिए आते हैं। एंड मैं इसके लिए अगर आपको कहूं कि कहाँ से करेंगे, इतने सारे फॉर्मूलाज कहाँ से हम याद करेंगे, क्योंकि डायमेंशंस मैंने देखा है कि कोई भी डायमेंशंस आपसे पूछ लेता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर करे कहाँ से। आपके पास एनसीईआरटी बुक है ना? एक ही चार्ट है। आप नीट के क्वेश्चंस उठा लीजिए या चीज इवन जेई का भी, मैं कहता हूं कि जेई का भी उठा लीजिए। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11th की पार्ट 1, उसमें एक अपेंडिक्स है। ठीक है, और उस अपेंडिक्स में आपको यूनिट्स प्लस डायमेंशंस दे रखे हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के। यूनिट्स प्लस डायमेंशंस दे रखे हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज के आपको क्या दे रखे हैं अपेंडिक्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस दे रखे हैं, वो आपको लर्न करने हैं। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देयर आर सो मेनी टर्म्स जो पूछ लेते हैं। इवन ऐसा रहेगा कि मैं यहां पर चाहे कितनी ही पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अगर पूरा उसे करवा लूं, तो बहुत टाइम हमारा लग जाएगा। और ऐसा कोई टॉपिक है नहीं कि वो आपको समझ में नहीं आए। मतलब अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, आप देखेंगे कि उसका फॉर्मूला ये होता है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और लिखने के हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम डायमेंशंस के स्टेप्स लिखते हैं। ये आपको लर्न करना है, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये आपको लर्न करना है और मस्ट है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस पेज को आप लर्न करिए। इसमें से कुछ ऐसे होंगे, देखिए लर्न भी करने की एक ट्रिक होती है। कुछ फॉर्मुलाज ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि आप दोबारा से पेपर दे रहे हैं, आपने एक बार तैयारी करी हुई है, तो आपको हमेशा याद रहेंगे, है ना? कुछ होते हैं जो आप भूल जाते हैं। इवन मैं भी कई सारे भूल जाता हूं कि मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता लगा, उसका फॉर्मूला लगा, जिसको हम यूज ही नहीं करते, जो 11th 12th में ज्यादा यूज ही नहीं होता, है ना? जब हम पढ़ा रहे हैं तो यूज ही नहीं हो रहा, तो याद नहीं रहते। बट मुझे पता है कि अगर मैं उसे देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस क्वांटिटी को ऐसे शो करते हैं, है ना? तो वैसे ही काम है कि वो आप उसको बार बार जब देखेंगे आप याद कर लेंगे, बिकॉज आपको एग्जाम देना है। ठीक है, सो अब डायमेंशंस को फाइंड कैसे करते हैं उसका एक तरीका हमारे पास है। वैसे इजी ही रहता है, बट फिर भी अगर एक स्टेप्स हमारे पास रहते हैं दिमाग में तो चीजें आसान हो जाती है। सो फाइंडिंग अ डायमेंशन
हाउ टू फाइंड डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी के, अगर हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं, सो देयर इज स्टेप 1, राइट फॉर्मूला, राइट फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी, पहला स्टेप, ठीक है, राइट फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी। और फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी लिखने के बाद स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट substitute the quantity with the base quantity या with the fundamental quantity। और ये काम करने के लिए आपको कई बार ऐसा हो सकता है यूज करना पड़ जाए सब फॉर्मूला, मतलब उसके नीचे का भी फॉर्मूला, यूज सब फॉर्मूला इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड तीसरा स्टेप तो आपके पास यही है कि आराम से निकल जाएगा फिर आपके पास, है ना, कि पावर्स देख लो फिर कितनी कितनी पावर्स आ रही है, एक्यूमुलेट कर दो सभी को, नेट सॉल्व कर लो, सॉल्व इट, सॉल्व अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बिकॉज रिक्वायरमेंट हमारे पास हमने देखा है कई बार चीजें चेंज होती रहती है। एक तरीका तो ये है, ये नॉर्मल तरीका है, दिस इज द नॉर्मल मेथड जो हम यूज करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट मतलब ये मेथड रहता ही है, इसको यूज करते ही करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जिसको मैं कहता हूं कि मेरे को, अगर आपको यूनिट्स पता है ना, कई चीजों ऐसी होती है बहुत सिंपल्स होती हैं, उनकी यूनिट्स अगर पता है तो बड़ी जल्दी से डायमेंशन हम उनके निकाल सकते हैं और उनको यूज करके हम थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एक क्विक मेथड मैं यहां पे लिख रहा हूं कि क्विक मेथड हमारे पास क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं क्विक मेथड की, ये मेथड तभी यूज करेंगे जब आपको यूनिट्स जो है वो कुछ यूनिट्स याद रहती हैं। क्विक मेथड क्या है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, है ना, ये तो सोच है, क्विक मेथड क्या होता है, सोच होती है। तो मैं इसको कहता हूं थिंक इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद रिप्लेस कर दो, रिप्लेस देम विथ फंडामेंटल क्वांटिटी, रिप्लेस देम विथ फंडामेंटल क्वांटिटी। उन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ क्या करो, रिप्लेस कर दो, आपका काम हो जाएगा आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? आपके पास, मैंने बोला कि मेरे पास स्पीड है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मेरे दिमाग में आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जी। स्पीड की यूनिट मेरे पास, मेरे दिमाग, मीटर पर सेकंड होती है, क्या दिमाग में आया, मीटर पर सेकंड हमारे पास रहती है, कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अब मुझे इसका डायमेंशन अगर लिखना है तो मैं इजीली डायमेंशन को लिख दूंगा कि डायमेंशन हमारे पास रहेगा, मीटर का मुझे पता है कि लेंथ होती है और टाइम जो मेरे पास आ रहा है उसका टी होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या बात समझे? इसी तरीके से अगर कोई पूछे ठीक है फोर्स की बताइए जी, फोर्स की क्या आपके पास होगी, तो फोर्स का मैं कहूंगा कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास, या फोर्स आप ऐसे न्यूटन में लिखते हैं, बट आप थोड़ा सा सोचिए कि फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अगर मेरे पास है, तो मैं यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन अगर है तो इसका डायमेंशन लिखने के लिए देखिए मास को m लिखूंगा, एक्सेलरेशन मुझे पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मैं यूनिट्स ऐसे देख रहा हूं कि देखिए ये केजी होता है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ऐसे, तो मैंने लिखा मास और लेंथ आपके पास है और टाइम का स्क्वायर mlt-2। तो यहां से थोड़े से जो बेसिक बेसिक वाले जो हमारे पास डायमेंशंस रहते हैं ना, दे विल बी वेरी इजी, कि आप उसको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बात समझे? बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, उनको फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास, हमारे पास जो चीजें आएंगी। क्या बात समझे? अरे जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए अब यहां से, अब मैं थोड़े से जो हमारे पास बड़े फॉर्मूलाज रहते हैं उसमें देखते हैं। अब किसी का भी पूछ लेता है,
कुछ के तो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि अगर हमसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास दिमाग में आना चाहिए कि होता क्या है, जी m1 m2/r² होता है। तो जी को अकेला करो, पहले जी को अकेला कर दो। जो आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर जिंदगी में आपको तेज चलना है तो आपको अकेला चलना है। मल्टीपल टाइम्स हम सोचते हैं कि हमें कोई साथी मिल जाए, और साथी मिल जाता है तो हमारा दिल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। आपके कम मार्क्स आए, आपको बुरा लगता है, बट आपके अगर दोस्त के भी कम मार्क्स आ गए, आपके साथ वाले के भी कम आ गए, सबके कम आ गए, आपको बुरा नहीं लगेगा। जब भी हमें साथ मिल जाता है तो हमें एक आराम आ जाता है। और रतन टाटा जी ने कहा है, आई वॉज इन द टाटा कंपनी, तो मैं टाटा कंपनी में पहले था, तो उनका एक सेमिनार था, सामने ही मैं मिला था उनसे। तो ही सेड कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी तेज चलना है, आप अकेला चलना स्टार्ट कर दीजिए। आप दूसरे की परवाह थोड़ा सा कम करना स्टार्ट कर दीजिए, तेज चलना स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी आपकी, जो नॉर्मली थोड़ी सी धीरे थी जब आप दूसरों के बारे में सोचते थे कि दूसरा क्या सोचेगा। ऐसे ही है कि अगर मुझे डायमेंशंस निकालने हैं तो मेरे को डायमेंशंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, उस डायमेंशन को अकेले कर दिया। अगर मुझे जी की वैल्यू निकालनी थी तो जी को अलग कर दिया, और जी को अलग करने के बाद ये आया FR² ये। और बहुत अच्छी चीज ये है कि मास इज मास, जैसे मैन विल बी मैन, ऐसी हमारे पास मास मास है। अब यहां पर देखिए किस तरीके से मैं डायमेंशंस निकालने हैं, तो मैं इसके डायमेंशंस कैसे लिख सकता हूं। देखिए अब मैं डायरेक्टली लिख लूं, या चलिए ज्यादा मैं अभी हीरो नहीं बनता मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने लिखा, ma फोर्स इज इक्वल टू ma हमारे पास है। ये जो r² मेरे पास है इसको r² ही रहने देता हूं। नीचे m और m हमारे पास था, ये m² मैंने लिख दिया, ठीक है, मास का स्क्वायर था। अब आप देखेंगे ये मास और ये मास आपके पास कट हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो r आपके पास है, इस r को आप लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे आपके पास एक और मास है, ये मास, अरे ये मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, मीटर मतलब L है, ठीक है। ये आपके पास मास है, और ये आपके पास m हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, L3, m ऊपर आ जाएगा, m-1 m-1 L² T-2, ये आपके पास आएगा। जी का डायमेंशन आ रहा है क्या? m-1 L² T-2 है ना। एक बार दोबारा से वेरीफाई करने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, बताते वक्त कई बार ऐसा हो जाता है। ये मेरे पास फोर्स थी, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन LT-2, इसको मैंने लिखा L2 डिवाइड बाय मेरे पास था m², एक m से एक m कट गया, ठीक है। L³ आता है ना, ये तो मैं सोच रहा था L³ आएगा, ठीक है। तो मेरे पास रहेगा m-1 L³ T-2, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या एलवीना सही है? क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हमसे ना, मतलब ये हमने यहां से निकाला डायमेंशंस ऑफ, इसी तरीके से डायमेंशंस हमसे पूछ लेता है कई बार। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। ओके, सो आपको पता है कि जो फोर्स हम लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2/r² लिखते थे, राइट। अब आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया, अकेला कर दो पहले, FR² डिवाइड बाय Q1 Q2, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन mL/T-2, r² हमारे पास आ रहा है ये L²। अब नीचे जो चार्ज हमारे पास है, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मुझे चार्ज को चेंज करना पड़ेगा।
आई फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू को मैं लिख सकता हूं आई टी। तो क्यू को मुझे लिखना पड़ेगा आई टी, यानी कि, और आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पेयर से, तो मैं इसे लिख सकता हूं नीचे की तरफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस फोर ए माइनस टू। क्लियर है? क्लैरिटी है ये? ठीक है, डन। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। अब थोड़े से कुछ और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास इस तरीके से टर्म है, अल्फा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा मुझे निकालने हैं। तो एक चीज ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ये टर्म दे रखी है हमें, हमारे पास यहां पे एक टर्म है अल्फा इज इक्वल्स टू एफ बाय वी स्क्वायर, और यहां पे है साइन बीटा टी। अब हमें पता है कि एंगल अंदर वाला क्या होगा, एंगल होगा, ये तो डायमेंशनलेस होगा। भाई अंदर वाला मेरे पास टर्म क्या है, एंगल है, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। एंगल डायमेंशनलेस होता है कि नहीं होता, यानी कि मैं बीटा टी को ये बोल सकता हूं कि बीटा टी को अगर मैं 1 से सब्सटीट्यूट कर दूं ना, 1 से ऐसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आएगी 1/t। 1/t को मैं लिख सकता हूं t माइनस 1। तो बीटा का जो डायमेंशन हमारे पास है वो तो आ गया t माइनस 1। अब अल्फा का भी हमें निकालना है, अल्फा का डायमेंशन निकालने के थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भाई अल्फा का डायमेंशन वही होगा जो मेरे पास एफ बाई वी स्क्वायर का होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वी स्क्वायर हमारे पास है एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, इसी को आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये और ये कट जाएगा, आपके पास आएगा एम एल माइनस वन। ये आपके पास अल्फा आ गया। आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई हो, किस तरीके से हमने अल्फा निकाला है, किस तरीके से हमने बीटा निकाला है। क्या ये क्लैरिटी हो रही है कि अल्फा हमारे पास कैसे निकला और बीटा हमारे पास कैसे निकला? चलिए आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, कि किस तरीके से यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास एक इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन में आपको दे रखा है dx अंडर रूट में 2ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n साइन इनवर्स x बाय a माइनस वन। वैल्यू n की आपको निकालनी है कि n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी। बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये डायमेंशंस में ले लिया, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, डायमेंशन नहीं पूछ रहा, ये तो इंटीग्रेशन का है। मुझे लगा कि डायमेंशन का है, एक मिनट रुकिए, डायमेंशन का नहीं लिया, इधर ही एक डायमेंशन का क्वेश्चन आता है। मैंने इसे हटाता हूं, यहां एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन डालना था मुझे। बेसिकली जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन ऐसे है कि आपको ये चेक करना होता है कि डायमेंशनली हमारे पास ये चीज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चेक डायमेंशनली एलएचएस और आरएचएस को आपको चेक करना होता है कि हमारे पास सेम आता है कि नहीं आता है। तो उस चीज की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास है dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास ये आ रहा है 1/a साइन इनवर्स x/a, ठीक है, a/x मान लो, फॉर्मूला ही होता है ये। तो ये मेरे पास आ रहा है, और अब आपको इसको चेक करना है कि डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है कि नहीं है। चेक, चेक इट डायमेंशनली। तो डायमेंशनली हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। डायमेंशनली चेक करने का मतलब क्या है कि मुझे एलएचएस और आरएचएस को देखना है कि एलएचएस और आरएचएस में हमारे पास क्या है। बट डायमेंशंस तो ऐसे चेक होंगे ना कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं अगर एलएचएस को लिख लूं कि एलएचएस मेरे पास क्या है, तो एलएचएस के एक बार डायमेंशंस निकालते हैं और फिर आरएचएस के डायमेंशंस निकालेंगे। अरे चल जा चचा। तो एलएचएस की अगर हम बात करें, ये अंडर रूट डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके डायमेंशंस मुझे लिखने हैं। डीएक्स का डायमेंशन क्या होगा हमारे पास, डीएक्स का डायमेंशन हमारे पास होता है एल, क्योंकि एक्स है ना, तो जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वही डायमेंशन है। अब आप नीचे देखिए, ये दो टर्म्स आपके पास है, सेम ही टर्म्स हैं। आप इसका डायमेंशन भी क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आपके पास आ रहा है, ये भी क्या रहेगा एल, और ये दोनों कट गए, यानी कि ये मेरे पास वन आ गया। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आरएचएस देखिए कि आरएचएस में हमारे पास क्या हो रहा है। आरएचएस में आपको बोला है कि 1/a साइन इनवर्स x/a, 1/a साइन इनवर्स x/a। अगर ये आपके पास है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये जो साइन इनवर्स है ये तो एक एंगल होता है, तो ये तो मेरे पास एंगल होगा, और एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, एंगल तो डायमेंशनलेस होता ही होता है। तो इसी को 1/a ही बचेगा, 1/a बचा तो 1/l लिख सकते हैं, यानी कि एलएचएस का एलएचएस में तो डायमेंशन नहीं था, बट आरएचएस में डायमेंशन हमारे पास आ गया, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये मेरे पास कैसी है, इनकरेक्ट। क्योंकि एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं हुआ। क्या बात समझे, क्लियर है। हाँ जी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें काफी बच्चों को जो एक डाउट आता है, वो डाउट ये रहता है कि कैसे डायमेंशंस लिखे जाते हैं जब डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन के टाइम पर कैसे लिखना होता है और इंटीग्रेशन के टाइम पर कैसे लिखना होता है। अगर मेरे पास dx लिखा है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, l होगा। अगर मैं d स्क्वायर x लिख रहा हूं, d स्क्वायर x, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, l ही होगा। अगर मैं d क्यूब x भी लिख दूं, इसका डायमेंशन भी क्या होगा, l होगा। बट अगर मैं डी एक्स स्क्वायर करूं तो हमारे पास क्या होगा, ये डी एक्स स्क्वायर आप ऐसे कह लीजिए, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर होगा। क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं, इसमें और एग्जाम्पल कराते हैं अगर ऐसे नहीं आया तो। हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को लिखते हैं dx/dt। इसका मतलब आपने इसका डायमेंशन लिखा एल टी, आप इसे लिखेंगे एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास एल आएगा और ये आपके पास टी स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस ऑफ टू। ठीक है, डायमेंशंस दिखाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बिना क्लास में हो, गुलशी, गुलशाद, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
जैसे जीन्स होते हैं ना, फिजिक्स जब हम बायो की बात करते हैं, जीन्स होते हैं, जीन्स का मतलब होता है ओरिजिन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, होमो मतलब हमारे पास होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम, और जेनेटी अगर मैं वर्ड बोलूं इसका मतलब है ओरिजिन। तो रूल हमें ये कहता है कि आपके पास ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी कि अगर किसी भी चीज को आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके डायमेंशंस जो होने चाहिए हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या बात समझे? हम डायमेंशंस अगर सेम नहीं होंगे तो चीजों को ऐड नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला मुझे बताओ फिजिक्स में जिसमें एडिशन आता है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला हमारे पास है, जैसे v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। मैं इस फॉर्मूला को एक काम कर सकता हूं कि इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं, v माइनस यू माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू जीरो, लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे मैं इस फॉर्मूले में एक वैल्यू लिखी, फिर मैंने दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, यानी कि इन तीनों के डायमेंशन जो होने चाहिए हमारे पास इस रूल के अकॉर्डिंगली, यानी कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। ऑल थ्री डायमेंशंस जो हमारे पास है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरी भी चीजें लिख सकता हूं आपके पास। दूसरी अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि हमारे पास इसी की दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैं इसको दूसरी तरफ भी क्यों लेके जाऊं, अब तो मुझे पता ही है ना कि अगर मुझे डायमेंशंस बताने हैं तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, ऑल थ्री डायमेंशंस मस्ट बी सेम। ऑल थ्री डायमेंशंस मस्ट बी सेम। ठीक है, अब ये आपके पास काम रहा कि कैसे चल रहा है। इसके अलावा आप तीसरी चीज और भी बोल सकते हैं, थर्ड थर्ड आपके पास है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपके पास है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपके पास है। तो s यूटी और एटी स्क्वायर, तो ये 1, ये 2, ये 3, इन तीनों के भी सेम डायमेंशन हमारे पास होंगे। कैसे यूज करते हैं, ये जो तरीका है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है, देखिए रूल्स जो रहते हैं हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज रूल्स से ही आपको चलना होता है, रूल्स हमें ब्रेक नहीं करने होते हैं। रूल्स आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं करने, और रूल्स को यूज करके आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास है एक इक्वेशन आपको दी हुई है, इक्वेशन दे रखी है हमें कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, आपके पास की ऐसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, यानी कि जो x आपके पास है दैट इज द डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस बता रहा है। तो ये डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका डायमेंशन अगर मैं बात करूंगा कि इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन इसका रहेगा लेंथ। तो इसका मतलब कि जो सारी की सारी टर्म्स हमारे पास है, सिंगल सिंगल जो टर्म्स हैं, ये भी क्या है, ये लेंथ है। अब नॉर्मली मैथ्स में जब हम सॉल्व करते हैं तो हम एक इक्वेशन को दूसरे से नहीं कंपेयर कर पाते, क्योंकि ये x सभी के बराबर है। तो हल्का सा अपनी मैथ्स को थोड़ा सा तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, और हम ये कहेंगे कि हमारे इस रूल के हिसाब से, क्योंकि रूल के हिसाब से ही चीजें चलती हैं, तो हम कहेंगे कि जो x का डायमेंशन है वही हमारे पास a का डायमेंशन है। तो इसका मतलब कि जो a का डायमेंशन है वो हमारे पास l है। पहला चेंज हो गया, फर्स्ट। सेकंड अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो x का डायमेंशन है वही हमारे पास bt का डायमेंशन है। जो x का डायमेंशन है वही bt का डायमेंशन है। तो ये हमारे पास l और वो नीचे की तरफ t आ जाएगा, तो b, यानी कि b का डायमेंशन हमारे पास lt माइनस 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से c पर आइए। थर्ड, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास जो x का डायमेंशन है वही हमारे पास सी टी स्क्वायर का डायमेंशन है, और इसका डायमेंशन l
तो सी का डायमेंशन हमारे पास L/T², LT-1। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ हमारे पास है x का ही DT², DT³ है, DT³। ये है L, इसको मैं लिख सकता हूं DT³। D निकालना है तो ये हो जाएगा L/T³, तो हमारे पास हो जाएगा LT-3। ये हो गया डन, बस काम खत्म। ये हमें डायमेंशंस निकालने थे, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम इज फाउंड टू बी वेरी विद वेवलेंथ। तो कॉशी रीमैन इक्वेशन हमारे पास है। आपके पास ये बेसिकली इस तरीके से दे रखा है कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरीके से वेरी करता है। आपको डायमेंशंस ए और बी के निकालने हैं। अच्छा, हमें पता है म्यू जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो होता है उसकी क्या डायमेंशंस होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको अभी बताया था ना, इस तरीके से क्लास 10th में आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास 12th में भी ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ाना है मुझे। तो अगर मैंने माना कि मेरे पास ये मीडियम 1 है और इसको मैंने माना ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 आई, यहां पे वेलोसिटी v1। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं मीडियम 2 का विद रेफरेंस टू 1, इसको हम लिख सकते हैं v1/v2, इसको हम लिख सकते हैं λ1/λ2। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं sin i/sin r, और इसी को आप लिखते हैं μ2/μ1। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। डायमेंशनलेस भी है और यूनिटलेस भी हमारे पास है। ठीक है, सो अब जो फॉर्मूला हमें दे रखा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसको मैं 1 लिख देता हूं। भाई डायमेंशन ये तो मैं 1 ही लिख के 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 मेरे पास ए हो जाएगा। तो ए भी हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस है। डायमेंशन डायमेंशनलेस। ठीक है, अब दूसरी चीज, तो मेरे पास ये तो काम हो गया कि ए हमारे पास डायमेंशनलेस हो गया। इसकी बात करते हैं। इसके लिए आप म्यू को कंपेयर कर देंगे b/λ² से, तो b की वैल्यू आपके पास आएगी म्यू λ² से। और b आपके पास हो जाएगा, म्यू तो डायमेंशनलेस ही है, λ² का जो डायमेंशन रहेगा। लैम्डा क्या होती है, लैम्डा वेवलेंथ आपके पास होती है। तो वेवलेंथ का मतलब क्या, आपके पास क्या है, L²। तो ये L² आ गया। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है ना। व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, वेवलेंथ को भी बना ही देते हैं। सब चीजें बेसिक्स आपके क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि वेवलेंथ एक्चुअली होती क्या है। जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या रहता है कि हमारे पास कोई वेव चल रही है ना। इसको थोड़ा सा छोटा और कर दें। ये हमारे पास चल रही है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ हमारे पास यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या है, लैम्डा।
ये वेवलेंथ होती है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या लेंथ ही तो है। चीजों कैसे भी डिफाइन कर लो, अल्टीमेटली लेंथ ही हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ a बाय t इन द रिलेशन p इज इक्वल टू ax प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर p इज द प्रेशर। p जो है हमारे पास प्रेशर है, x जो है वो डिस्टेंस है, एंड t जो है वो टाइम है। तो a बाय b आपको निकालना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है ना, वो ट्रिक्स बंद हो जाती है जब हम रेशियोज निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ax प्लस बी टी स्क्वायर आपके पास है। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर का मतलब हमारे पास होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और फोर्स का डायमेंशन हम लिखें तो हमारे पास रहता है एम एल टी माइनस टू। एरिया के डायमेंशन लिखे तो एल टू, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये मेरे पास प्रेशर का डायमेंशन मैंने यहां पे निकाल दिया है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो प्रेशर है वो मेरे पास ए एक्स के बराबर है। तो जो ए है वो मेरे पास प्रेशर डिवाइड बाय एक्स है। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर हमारे पास है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और एक्स की अगर हम बात करें तो ये मेरे पास है एल। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या है, एल है। क्या ये बात समझे, फोर्स को हमने लिख दिया, ये काम हमने कर दिया, इतना काम कर दिया। प्रेशर हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एक्स की बात करें तो हमारे पास एल है ना। तो ए की बात अगर हम करेंगे तो पहले ए निकालेंगे फिर बी निकालेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू। और जब ये निकल गया तो दूसरा रिलेशन आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि प्रेशर जो आपके पास है दैट इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर। जो प्रेशर आपके पास है दैट इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, और इसको निकालना काफी आसान है, प्रेशर का डायरेक्टली लिख दो कि मुझे बी की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी का मतलब क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ पी डिवाइड बाय टी स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है। और टी स्क्वायर तो मतलब टी स्क्वायर ही है ना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और टी स्क्वायर आपके पास यहाँ पे। तो बी का डायमेंशन आपके पास आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस फोर। ये आपके पास आया, ये आपके पास आया। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर आपके पास आ गई तो आपको अब एक काम करना है, क्या निकालना था, ए बाई बी आपको निकालना था ना, कि ए बाई बी आपके पास कितना होगा। तो ए बाई बी एम एल माइनस टू टी माइनस टू डिवाइड बाय एम एल माइनस वन टी माइनस फोर। एम से एम कट गया, एल माइनस वन ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। तो ए बाई बी का डायमेंशन आपके पास ये आ गया, एल माइनस वन टी पे पावर टू। एलवीना क्लास में हो? अलवीना नहीं हो? चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ। आगे अगर मैं बात करूं तो मुझे अब चेक करना है, टेस्ट करना है डायमेंशनली कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, क्या ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हमें यहां पे लिखना है कि ये वाली जो इक्वेशन हमने लिखी है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स, क्या ये डायमेंशनली यहां पे करेक्ट है या नहीं है। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूं, एलएचएस में भी है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर के डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास एल टी माइनस वन का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू
और इसके डायमेंशन हमारे पास ये आ गए। नाउ सिमिलरली अगर हम RHS की बात करें तो RHS आपके पास है यू स्क्वायर प्लस 2ax। यू स्क्वायर प्लस 2ax अगर आपके पास है तो यू स्क्वायर के अगर आप डायमेंशंस निकालेंगे तो ये आपके पास रहेगा LT माइनस 1 पे पावर स्क्वायर L स्क्वायर T माइनस 2, ये आपके पास हो जाएगा। इसकी अगर बात करें कि हमारे पास जो आ रहा है इसके लिए डायमेंशंस फिर देखिए, देखिए अल्टीमेटली तीनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। हमें यही चेक करना है कि तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं कि नहीं होते। तो हमने यहां पे अगर बात करी तो देखिए टू इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट वाली टर्म को हम डायमेंशनलेस मानते हैं, इसको लेके ही नहीं चलते हैं। ए जो है डेट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपके पास होता है एल टी माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये आपके पास है एल। ठीक है, टू को हम कंसीडर नहीं करते, टू इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशंस निकालते हो तो उसको कंसीडर नहीं करते। तो ये आपके पास आ जाएगा एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर। सो अब आप देख रहे हैं कि जो तीनों टर्म्स आपके पास थी, जो तीनों टर्म्स हमारे पास थी, उन तीनों के डायमेंशन जो हैं आपके पास सेम आ गए। सेम आए कि नहीं आए भाई? हमारे पास टर्म थी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और मैंने यहां पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि इसका डायमेंशन हमारे पास आ रहा है L2t माइनस 2, और इसका डायमेंशन मैंने आपको बोला ये भी हमारे पास आ रहा है L2t माइनस 2, और इसका भी मैंने आपको बोला कि ये भी हमारे पास आ रहा है L2t माइनस 2। डेट मीन्स कि सारे के सारे डायमेंशन हमारे पास सेम है, बस यही हमारे पास हमें करना था। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर है माय डियर कि कैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? नाउ आगे बढ़ते हैं, यहां से ये बात क्लियर है तो फिर हम आगे आते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, HC वर्मा बुक से मैंने लिया है, आपको इसको टेस्ट करना है डायमेंशनली। दैट मींस यू हैव टू चेक इट डायमेंशनली कि इफ द फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू 2 पे पावर पाई है m बाय f बाय x है, मे बी करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम वही LHS हमारे पास है टाइम। तो अगर ये टाइम आपके पास है तो इसका डायमेंशन हमारे पास हो गया t। ठीक है, और RHS की अगर बात करेंगे तो RHS की अगर बात करें तो RHS में हमारे पास आ रहा है 2 पे पावर पाई अंडर रूट m बाय f बाय x। कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, वी इग्नोर कॉन्स्टेंट्स। इग्नोर कॉन्स्टेंट्स while सॉल्विंग फॉर डायमेंशंस। ये तो मैं लिख रहा हूं, ये आपको धीरे धीरे तो खुद ही पता लग जाएगा ना, ऐसा स्टेप्स कुछ नहीं होते। तो अल्टीमेटली मुझे सॉल्व किसको करना है? m बाय f बाय x को करना है। m क्या है? मास है, मैं डायमेंशंस रख रहा हूं यहाँ पे, मास। फोर्स आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपके पास x जो ऊपर चला गया इसको ml कर दिया, ml से ml आपके पास कट गया, t माइनस 2 जो आपके पास ये ऊपर चला गया, t स्क्वायर आया, यानी कि आपके पास t वैल्यू आ गई। यही तो डायमेंशन थे। LHS इज इक्वल टू RHS हमारे पास मैच हो गया। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS हमारे पास जो है वो मैच हो गया। सो डायमेंशनली हमारे पास ये जो फॉर्मूला है टेस्ट करना था डायमेंशनली, तो डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है, बाकी नॉट डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है या नहीं है हम उसकी बात करेंगे नहीं, उसकी वार्तालाप क्यों करें, राइट? उसकी वार्तालाप क्यों करें कि हमारे पास वो है भी या नहीं भी है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट का PYQ है। क्वेश्चन हमारे पास आया था 2006 में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक्स जो रहती है डायमेंशंस को यूज करने की,
उसको बताने में बहुत ज्यादा इस चीज को यूज करता हूं। अब हमने ये पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि हमारे पास सेम टर्म्स जो होती है वो ऐड होती है। इस वाली टर्म को अगर आप देखेंगे, जो टर्म यहां पे लिखी हुई है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आपके पास दे रखा है कि आपके पास है ए टी, है ना, आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दे रखा है ए टी, प्लस आपके पास है यहां पे बी, और इसके अलावा आपके पास दे रखा है टी प्लस सी। तो जो ये आपके पास दो टर्म्स दे रखी है, अब आपको ये पता है कि ये जो मेरे पास टी है, इधर की तरफ अगर मैं टी मानूं, तो हमें यहां पर वी नो कि एक ही सेम टर्म्स हमारे पास क्या है, ऐड हो सकती है। यहां पे अगर ये मेरे पास टी प्लस सी ऐड हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो सी टर्म होगी, है ना, मेरे पास जो ये सी टर्म होगी ये तभी ऐड हो सकती है जिन तब हमारे पास दोनों के डायमेंशन सेम हो, बोथ डायमेंशंस जो होने चाहिए सेम होने चाहिए, तभी तो ऐड हो सकती है ना, अदरवाइज ऐड क्यों होगी। टी प्लस सी अगर कर रखा है, डेट मीन्स कि सी का डायमेंशन हमारे पास आ गया, सी का डायमेंशन हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सी का डायमेंशन हमारे पास टी आ जाएगा। आप देखिए रेस्पेक्टिवली जब वो ये वर्ड बोल देता है तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल्कुल सीक्वेंस में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तीसरे ऑप्शंस पे, मतलब ये जो ऑप्शंस आपको नजर दे रखे हैं, तो तीसरे वाली लाइन पर अगर आप नजर मारेंगे तो आपको पास टी एल टी ये आपके पास आ रहा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही आपके पास क्या होगा, सही होगा। यहीं से मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात समझे। बट अगर आप इस चीज को, मतलब ये आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपकी इच्छा नहीं हुई, आप सॉल्व करना और भी चाह रहे हैं, तो कर लीजिए। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 80 है, और ये जो ए रहेगा आपके पास वेलोसिटी बाय टाइम हो जाएगा, उसको यूज कर लीजिए। ठीक है। सो आराम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। मैं ये मानता हूं कि ये क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझे भाई, समझे कि नहीं समझे। ठीक है। हम्म। ठीक। चलिए अब एक बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसे में अगर आपको एक चैप्टर हमारे पास रहता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो जब ये चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाता है। बट जब हमने नहीं पढ़ा होता तो हमें थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसे करेंगे। तो आपको मैं अप्रोच बता रहा हूं, जब आपको फॉर्मूलाज जो रहेंगे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे याद करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि अपेंडिक्स वो आपको याद करना है पूरे का पूरा, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे मैं मानता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, जिस बॉडी को हमने क्या रख रखा है, टेम्परेचर T1 पे रखा हुआ है। हमारे पास एक दूसरी बॉडी है, हमने इसको टेम्परेचर T2 पे रखा हुआ है, और दोनों को, दोनों के बीच में हमारे पास एक रॉड है। रॉड की लेंथ हमारे पास L है, रॉड का एरिया हमारे पास A है। तो बेसिकली ये टेम्परेचर हमारे पास हमने मेंटेन कर रखा है, यहां पे भी टेम्परेचर हमारे पास है और यहां पे भी टेम्परेचर हमारे पास है। तो हमारे पास हीट फ्लो होगी। ठीक है। रेट ऑफ हीट फ्लो जो आपके पास होता है, डेट इज प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास रहेगा एरिया, टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी, डिवाइडेड बाय जो आपके पास लेंथ होती है उसके। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो के हमारे पास आता है, और ये आएगा ए डेल्टा एल, डेल्टा टी डिवाइड बाय एल। और ये जो के हमारे पास है, दिस के इज थर्मल, ये डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है। क्या बात समझे। के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी का कांस्टेंट है।
एल्विना। अब हमें यही चीज निकालनी है, यही हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। अब मैंने आपको कहा है, पहले बताया भी है कि कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं। आपको जो चीज पूछे उस चीज को आप अकेला कर दो, जो चीज आपको पूछे उस चीज को आप अकेला कर दो, ठीक है। सो ये चीज अगर हमसे पूछ रहा है तो के हमारे पास रहेगा डी एच बाई डी टी एल बाय ए डेल्टा टी। ठीक है, ध्यान से देखना आप। डी एच क्या है? हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट आपके पास होगी, एनर्जी की यूनिट सेम होती है भाई। हीट एनर्जी आपके पास है तो एनर्जी की जो डायमेंशंस होंगे वही एनर्जी के हमारे पास रहेंगे। एनर्जी के डायमेंशंस वर्क वाले होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमारे पास रहता है एम मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उसके साथ एल को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। नीचे की तरफ अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास टाइम है तो टाइम को टी लिख दो। लेंथ आपके पास है, लेंथ लेंथ ही रहेगी। एरिया आपके पास है। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर आपके पास केल्विन में रहता है तो उसे आप लिख सकते हैं बस के। ये एल स्क्वायर आपके पास कट हो जाएगा। के डायमेंशंस आपके पास आएंगे एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगा। नोट करिए और मुझे बताइए क्या ये बात चीज समझ में आ गई? क्या बात चीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट भी निकालने के लिए पूछ सकते हैं। मतलब ये तो हमसे पूछिए कि एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, अगर आपसे यूनिट ही पूछ लेता कि यूनिट आप निकाल दो, तो यूनिट अगर कोई पूछता तो मैं यूनिट भी निकाल सकता था कि नहीं निकाल सकता था भाई। अगर कोई यूनिट ही पूछ लेता कि आप इसकी यूनिट बताओ कि यूनिट कितनी आएगी, तो हमारे पास एनर्जी जो मेरे पास है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स डिवाइड बाय सेकेंड्स इनटू लेंथ, मतलब मीटर डिवाइड बाय मीटर का स्क्वायर। और टेम्परेचर मेरे पास चल रहा है केल्विन में, टेम्परेचर ले लेते हैं। एक मीटर से कट कर दिया तो मेरे पास इसकी यूनिट आती जूल्स पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। ये आती कि नहीं आती? जूल्स पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, ये हमारे पास इसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, यूनिट भी काफी मेहनत से निकलती है इसकी। सेम काम हमने यहां पे किया है। देखिए, जूल्स जो है वो एनर्जी का आपके पास हो गया, टाइम जो था आपके पास यहां से आ गया, और मीटर जो था वो लेंथ के लिए था। मैं यहां से भी यूनिट से अगर निकालता तो वो भी काम कर सकता था कि भाई अब मुझे यूनिट पता लग गई है ना। जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था क्या था कि आपको यूनिट अगर पता लग गई, यूनिट को पकड़ लो कि जूल्स पर सेकेंड एम माइनस वन के माइनस वन आपके पास है, तो ये यूनिट आपने पकड़ ली। यूनिट के डायमेंशन ही आपको पुट करने हैं। जूल्स का डायमेंशन आपको रखना पड़ेगा ये वाला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। टाइम का आपके पास है टी माइनस वन, है ना। और के एम माइनस वन तो आपके पास एल माइनस वन, के माइनस वन आपके पास जो है वो तो के माइनस वन ही रहेगा। बस इसको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। ठीक है, ये आपके पास आ गया एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। डन। थर्मल कंडक्टिविटी ये वो है। क्वेश्चंस मैंने वो वाले क्वेश्चंस कराए हैं जो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके मन में अगर जो डाउट रहेगा वो यहां से डाउट जो होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जेई का लिया है, बट ये क्वेश्चन हम डायमेंशनली सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है डायमेंशनली, डायमेंशनली सॉल्व करना है। ज्यादा आपको कुछ ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो आपको प्री रिक्विजिट अगर है तो एक रिक्वायरमेंट हमारे पास रहती है, जो फोर्स एक स्प्रिंग पे लगती है वो फोर्स स्प्रिंग पे रहती है माइनस ऑफ के एक्स। आप इसे के एक्स ही ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसे माइनस ऑफ के एक्स लिख देता हूं कि फोर्स ऑन स्प्रिंग इज इक्वल्स टू के एक्स।
ये बोल रहा है कि ब्लॉक हमारे पास है मास m का, मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोलाइड करता है इस स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग कांस्टेंट के है हमारे पास। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है अगर ये स्प्रिंग, मतलब ये स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हमारे पास रहेगा ना k, तो कंप्रेस कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगी, कंप्रेशन कम होगी हमारे पास होगी। ठीक है, फोर्स तो हमारे पास ज्यादा, कंप्रेशन मतलब फोर्स ज्यादा लगाएंगे आप, कंप्रेशन कम होगा। अब अगर ये छोटा है तो आप फोर्स हल्की से लगाएं, कंप्रेशन ज्यादा हो जाएगा। फिर पूछ रहा है द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन क्या है। क्वेश्चन की अप्रोच देखिए कि अप्रोच क्या है हमारे पास। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आपको मोमेंटम निकालना है ना। अरे मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है, द मोमेंटम पूछ रहा है, ये आपको फाइंड करना है। और मेरे पास जितने भी यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं ऑप्शंस को अगर देखूं यहां पे, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं ये वेरिएबल्स में है। अगर वेरिएबल्स में ऑप्शंस हैं तो ये सबके डायमेंशन मोमेंटम वाले डायमेंशन होने चाहिए। जिसका डायमेंशन भी मोमेंटम वाला डायमेंशन आ गया, यानी कि मेरा आंसर आ गया एल्विना। ठीक है, अब मोमेंटम का डायमेंशन होता क्या है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, मास जो हमारे पास है, मास के लिए मैं लिख देता हूं m, और वेलोसिटी हमारे पास है lt माइनस वन, यानी ये डायमेंशन हमारे पास होगा। मोमेंटम का डायमेंशन ये आना चाहिए। तो हर ऑप्शन को चेक कर लो कि ऑप्शन में वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए को तो छोड़ ही दो, बी वाले के लिए चेक करता हूं, 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास दे रखा है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई के जो है यहां से पुट कर देना। ठीक है, के एक्स आपके पास होता है ना, एफ बाई एक्स आपके पास हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई के को मैं पुट कर रहा हूं, के की वैल्यू को लिख रहा हूं एफ और एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा। डायमेंशंस रखने ना, अब मैं डायमेंशंस रख रहा हूं, देखिए एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब हो जाएगा, एक्स तो आपके पास वही है। ठीक है, और नीचे अगर फोर्स की हम बात करें, फोर्स हमारे पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम से एम कट गया, एम तो आना चाहिए था, एम आना चाहिए था, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, वैसे ही मैंने कट कर दिया। ऑप्शन सी चेक करिए, और ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारे पास है अंडर रूट एम के एल, अंडर रूट एम के एल। तो इसको अगर चेक करते हैं तो आपके पास अंडर रूट एम, के की वैल्यू एफ बाई एक्स रखनी है, और ये एल। डायमेंशंस पुट करिए, टी माइनस टू। ये आ गया ना, ये मैच कर गया, ये वाला मैच किया कि नहीं किया, देखिए ये मैच कर गया, ये हमारे पास मैच कर गया है, ये कट गया आपके पास, ये अंदर से हमारे पास आएगा एम टी माइनस वन, और ये एल, ये मैच कर गया। इसका मतलब हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो डायमेंशन आ रहा है ये मोमेंटम वाला है।